हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज रीट का जो नोटिफिकेशन आया था उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आज का वीडियो अपलोड कर रखा था मैंने, उस पर विस्तृत जानकारी दी। फिर भी कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे L1 L2 में कौन कौन कैसे आवेदन कर सकते हैं, और 2022 जो रीट पात्रता थी क्या वो लोग एलिजिबल होंगे क्या मेंस के लिए। तो मैंने उसमें अच्छी तरीके से बताया है। आप अच्छी तरह से वीडियो को एक बार अच्छे से देखो। सब कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है, पूछना चाहता है, तो अब एक आध 2 5 10 बच्चों के लिए, 100 बच्चों के लिए कोई पूरा वीडियो सभी बच्चों के लिए डालूंगा वापस। और आप सबका टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आईडी मेंशन है, और व्हाट्सअप कम्युनिटी में जाके कैसे भी करके आप मेरे को मैसेज डाल देना। अगर कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइकोलॉजी के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आया हूँ, जो पूरे परीक्षा पैटर्न्स बेस पे रहेंगे। और कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को आंसर देने के लिए। तुम पढ़ाई करते हो लेकिन एक तरीके से समझ नहीं बना रहे हो, क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आ रहे, अप्लाइड क्वेश्चंस के आंसर तुम नहीं दे पा रहे हो, पढ़ाई कैसे कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। कल वाला क्वेश्चन था उसका एक बार बताता हूँ मैं, कहाँ है वो क्वेश्चन देखता हूँ। ये रहा जो क्वेश्चन मैंने कल पूछा था। मैंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। ये पूछा था मैंने, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है पूछा था। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, लर्निंग की अक्षमताएं क्या क्या है। तो उसमें देखिए पहला ऑप्शन था कि पढ़ने लिखने में कठिनाई, तो ये बिल्कुल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दोहराव की बात ही नहीं, पहला तो सही है, अपने को नहीं पूछ रहा है। फिर दूसरा है बौद्धिक कामकाज में कमी। बौद्धिक यानी बुद्धि के द्वारा जो काम होते हैं उनमें कमी। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए अंदर बुद्धि का कोई रोल नहीं है, समझ रहे हो ना। बुद्धि में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके पढ़ने लिखने में कोई कठिनाई आ रही है तो उसका बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है ये इसकी विशेषता नहीं है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, बाई चांस फिर भी आपको अगर ये नहीं आया तो दूसरे और ऑप्शन देख लो आप। ध्यान और स्मृति की समस्याएं। अब ध्यान विकार ये तो अधिगम अक्षमता में आता है और अपने को नहीं पूछ रहा है। सामाजिक संपर्क, बिल्कुल इन दोनों में आप कंफ्यूज हुए थे। तो सामाजिक संपर्क भी है, कहीं ना कहीं अधिगम की अक्षमताएं जो है वो सामाजिक संपर्क में परिवर्तन पैदा करती है, बाधा बनता है, इसलिए ये अधिगम अक्षमता में आएगा। यहाँ पे आपके राइट 2 नंबर ऑप्शन रहेगा, बौद्धिक कामकाज में कमी। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक बार क्लास को पूरी देखिएगा आप, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और आज इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये अप्लाइड बेसिस क्वेश्चंस भी कम डाले हैं मैंने। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो ऐसा करें आप सब इनको सोल्व करते जाना, और आखिरी में कमेंट्स करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। निर्मितवादियों के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। दार्शनिक के रूप में, सहजकर्ता के रूप में, नियंत्रक के रूप में, या फिर अनुदेशक के रूप में। काफ़ी बार बता चुका हूँ कि एक अध्यापक की जो भूमिका होती है वो सहजकर्ता के रूप में होती है। कैसी होती है, सहजकर्ता के रूप में होती है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सहजकर्ता जो ऑप्शंस में नहीं होता तो फिर अनुदेशक आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ सटीक आंसर सहजकर्ता रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता के बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, लगभग सृजनात्मकता मैंने पूरी करवा दी है। ठीक है, इसमें मौलिकता होती है। ठीक है, मौलिकता होती है, नवीनता होती है, इसमें लचीलापन पाया जाता है, प्रवाहशीलता होती है। ठीक है, मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहशीलता, ये तीनों ही इसकी विशेषता है। सृजनात्मकता की विशेषता तीनों ही है, तो यहाँ उपरोक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा आपके। 4 नंबर ऑप्शन आंसर इसका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, सृजनात्मक बालकों पे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम्स के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, बालक सीखना शुरू कब करता है, कब सीखना, अधिगम कब से स्टार्ट हो जाता है? अधिगम आजीवन चलता है। और अधिगम शुरुआत कब होती है अधिगम की? अपने जन्म से ही शुरुआत होती है ना अधिगम की। तो जन्म होते ही बालक सीखना शुरू कर देता है। तो उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए तब, उससे पहले भी तो सीखता है। जब वो बोलना शुरू करता है ये गलत ये गलत, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने जन्म से ही। ठीक है, बच्चा जो है जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार क्लास को सभी लाइक जरूर करें। ऐसे कंजूसी क्यों करते हो? एक लाइक तो जरूर बनता है ना, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति और संबंध संवेग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। एक तरफ मूल प्रवृत्ति दे रखी है, एक तरफ संवेग दे रखा है। ठीक है, पलायन भय, तो भय पैदा होगा तो पलायन होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। युद्ध प्रियता और क्रोध, ठीक है, क्रोध आएगा तो लड़ाइयाँ तो होगी होगी, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। तीसरा देखिए संवेदना और आश्चर्य, तो संवेदना की तो बात कर रहा है, संवेदना आश्चर्यचकित नहीं करती है कभी भी। ठीक है, ये आपके गलत हो जाएगा। अप्रियता घृणा, घृणा पैदा कब होती है? जब व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो उसके प्रति अपने को घृणा पैदा हो जाती है। तो पहला दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त स्थायी भाव है, अमूर्त यानी जो दिखाई ना दे। पहली बात तो ये दिखाई नहीं देता हो। ठीक है, सबसे पहले अब इन चारों में दिखाई नहीं देते हैं जो कौन कौन से है? पशु दिखाई देता है, निवास स्थान भी दिखाई देता है, ये दोनों तो अपने आप ही कट गए, क्रॉस हो गया। फिर बचे दो, एक आदर और एक क्रोध। अब स्थायी भाव की बात कर रहा है, दोनों अमूर्त है, लेकिन स्थायी कौन सा है इनमें? अब आदर सम्मान की भावना स्थायी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन क्रोध कभी भी स्थायी नहीं होता है, क्रोध की भावना कभी स्थायी नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन ये अमूर्त स्थायी भाव पूछ रहा है, तो यार राइट आंसर आपके आदर रहेगा। क्या? आदर जो है बिल्कुल स्थायी अमूर्त स्थायी भाव होता है। ठीक है, फिर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? विकास की बात हो रही है, क्या सही नहीं है? देखना, एक एक लाइन को देखते जाओ और कट करते जाना कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है। ठीक है, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, तो डेवलपमेंट जो है जन्म से मृत्यु तक आजीवन सतत चलता रहता है, ये बिल्कुल इसकी विशेषता है। फिर देखिए वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक प्रकार एक हिस्सा है। ठीक है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। अब वृद्धि के परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, लेकिन विकास के परिवर्तनों को देखा और मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, विकास कभी दिखाई नहीं देता है और इसको मापा नहीं जा सकता है। तो ये यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी तो अपना आप ही गलत हो गया। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है वो ये विकास की विशेषता के संबंध में सही कथन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है, ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी होता है, वो क्यों होता है बताइए? शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है, शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए, या फिर शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, या फिर शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, तो शारीरिक संगठन का ज्ञान करने के लिए बुद्धि लब्धि की जरूरत नहीं होती है, नैतिक चरित्र तो ऐसे ही स्पष्ट हो जाता है, और शारीरिक विकृति के बारे में भी पता लग जाता है। शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षण और कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोरावस्था में
किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार किस मनोवैज्ञानिक के है कि किशोरावस्था के अंदर जो लड़के लड़कियां होते हैं वो अध्ययन के साथ साथ टीवी, रेडियो और ग्रामोफोन देखना भी बहुत पसंद करते हैं। ये विचार किसके है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? स्किनर ने, पियाजे, वुड या फिर गेसल? तो यहाँ आपका राइट आंसर रहेगा पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? जीन पियाजे का कथन था ये। 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों है? व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करके के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या फिर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा निर्धारित किया जाता है, या फिर बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीखते हैं, या शिक्षार्थी सदैव समूह में ही बेहतर होते हैं? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सब कमेंट्स करके बताएंगे मेरे को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 90 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप सबको बताना है कमेंट्स करके। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं किन किन को इसका सही आंसर आता है। अच्छे से विवेक से देख के, ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन है, ऐसा कोई फैक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट्स के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई औसत बुद्धि का चयन कीजिए। मंदित बालकों के अंदर, ठीक है, मंदित बालकों को और क्या बोला जाता है? हीन बुद्धि होती है इनके अंदर। कौन सी बुद्धि होती है? हीन बुद्धि, जो कि 26 से 49 होती है। ठीक है ना, 2 नंबर ऑप्शन रहेगा मंदित बालकों के लिए, हीन बुद्धि 26 से 49 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुख्य एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण कैसे होता है? मुख्य बधिरों की, ठीक है, बुद्धिमत्ता का। मौखिक बुद्धिमत्ता, मौखिक तो इनका हो ही नहीं सकता ना, मुख्य बधिर बोलेंगे कैसे? वो मौखिक तो इनका हो ही नहीं सकता है। एक तो अमौखिक बुद्धिमत्ता, बिल्कुल अमौखिक जो है बुद्धिमत्ता होती है। एक निष्पत्ति परीक्षण भी इनके लिए परीक्षण का बहुत ही बेस्ट उदाहरण है। फिर ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2 और 3 इसके संबंध में सत्य है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? केवल आनुवंशिकता के आधार पर बच्चों के अंदर किसका निश्चय किया जा सकता है? बुद्धि, लिंग, व्यक्तिगत या फिर ऊंचाई? तो आनुवंशिकता के आधार पर, केवल आनुवंशिकता के आधार पर सिर्फ लिंग का निर्धारण हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आनुवंशिकता के आधार पर केवल लिंग चीज होती है। नेक्स्ट देखिए आप, 13वां क्वेश्चन से है, ऐसे 2 संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर दी है? व्यक्तित्व को आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर किसने बांटा था? तो वो थे मैस्लो और रोजर्स। कौन थे भाई? मैस्लो और कार्ल रोजर्स। एक तो था अब्राहम मैस्लो और एक था कार्ल रोजर्स। ठीक है, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित होता है? अनौपचारिक अधिगम द्वारा जीवन पर्यंत चलने वाले व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिवर्ती परीक्षण या फिर बुद्धि परीक्षण? तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो व्यक्तित्व परीक्षण जो है एक अनौपचारिक अधिगम द्वारा जीवन पर्यंत चलने वाला होता है, व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त होगा? कौन सा परीक्षण होगा? अधिगम किस स्तर तक हुआ है, अधिगम किस स्तर तक हुआ है इसका मापन करना है। ठीक है, कहाँ तक उसने उपलब्धि की हासिल की है। ठीक है, तो ये उपलब्धि परीक्षण के अंदर होता है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, किस स्तर तक बच्चा पहुंच चुका है। ठीक है, जैसे 5 साल का बच्चा है 8 साल के सवाल कर रहा है तो अपने को पता लगेगा, तो वो परीक्षण जो करेंगे उसको उपलब्धि परीक्षण होगा। कौन सा परीक्षण होगा? उपलब्धि परीक्षण के अंदर हमेशा
अधिगम किस स्तर तक हुआ है, इसकी पहचान की जाती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब विकास के सिद्धांत पे हर टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर्स में मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्योंकि विकास के सिद्धांत पे एक क्वेश्चन आपका श्योर है और इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, विकास जो है निरंतर चलता है, आपस में समन्वय स्थापित करके चलता है और निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत होता है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य कतई नहीं होता है। विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और लेकिन यहाँ पे जो लिख रखा है, इन्होंने विशिष्ट से सामान्य लिखा है, तो ये जो है गलत हो जाएगा और यहाँ राइट आंसर निकल के 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाएं नहीं होती, सामान्य से विशिष्ट होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धांतों को अच्छे से देखो, 14-15 सिद्धांत तो टोटल है, आराम से पढ़ लो, डेली रिवीजन कर लो, 3-4 दिन तक कंटिन्यू रिवीजन कर लो, अपने आप ही मुख्य पर आने लग जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। एक विद्यार्थी है जो अपने ही समकक्ष जो व्यक्ति हैं उनके प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थियों की किस प्रकार से अपन सहायता की जा सकती है? कौन सी सहायता की जो है इनकी आवश्यकता होती है, इनको बताइए। ये मतलब कि आक्रामक व्यवहार कर रहा है, क्या कर रहा है वो? आक्रामक व्यवहार कर रहा है। तो क्या मनोगत्यात्मक क्षेत्र इस गत्यात्मक क्षेत्र में तो नहीं होगा? भावात्मक क्षेत्र क्या हो जाएगा? भावात्मक क्षेत्र, भावों के द्वारा उनकी समस्या को समझाया जा सकता है, भावात्मक क्षेत्र के अंदर राइट आंसर रहेगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, भावात्मक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट, जीन पियाजे से क्वेश्चन से, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। कल ही बताया था मैंने, पुरानी स्कीमा के अंदर समायोजन करके नई स्कीमा बनाना, पुरानी स्कीमा में कुछ संशोधन करके नई स्कीमा का निर्माण करना, यानी कि संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे समायोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समायोजन। जीन पियाजे के बारे में पूछ रहे हैं और हमेशा संशोधित शब्द क्वेश्चंस के अंदर है, तो समायोजन हो जाएगा डायरेक्टली। क्या आंसर हो जाएगा? समायोजन। संशोधित शब्द अगर जीन पियाजे के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर समायोजन हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की बात कौन करता है? कौन करता है भाई? गेस्टाल्टवाद। कौन करता है? गेस्टाल्टवादी करते हैं ना। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, कोफका, वर्दीमर दिया था ना सूझ का सिद्धांत, यानी कि वो तात्कालिक समाधान पर प्रमुखता देते हैं गेस्टाल्टवादी। तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? सूझ का सिद्धांत। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत बार बता चुका हूँ मैं क्लासों में, अब तो वैसे सिंपल क्वेश्चंस थे आज के पेपर्स में। विलुप्त होना किसका परिणाम है? क्या अवरोध का है? अवरोध नहीं हो सकता है। पुनर्बलन का अभाव, बिल्कुल, पुनर्बलन का अगर अभाव है तो विलुप्त होना एक परिणाम है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। तनाव दमन का कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर। विलुप्त होना किसका परिणाम है? पुनर्बलन का अभाव होगा तो अपने आप ही विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन किस आवश्यकता से विप्रेरित होता है? साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन किस आवश्यकता से विप्रेरित होता है? तो वो साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन कर रहा है, यानी उसे सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी है? सुरक्षा की आवश्यकता। क्या हो जाएगा इसके अंदर आंसर? सुरक्षा की आवश्यकता आंसर इसका राइट रहेगा। ठीक है, मैस्लो द्वारा बताई गई थी सुरक्षा की आवश्यकता, आत्म संप्राप्ति, ठीक है, उपलब्धि, ये सब बताया था कार्ल मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने, सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटिन शब्द जो साइको है, साइको का अर्थ क्या होता है? साइको का अर्थ बता चुका हूँ मैं। ठीक है, शुरुआती क्लास के अंदर 2 बार बताया था मैंने कि साइको का अर्थ आत्मा होता है। क्या होता है? साइको का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे, आप कहो तो मैं उसे डॉक्टर बना दूँ, आप कहो तो मैं उसे चोर बना दूँ, आप कहो तो मैं उसे अध्यापक बना दूँ। ये बात कहने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक था कि भाई आप मुझे बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ? मैकडूगल, कोहलर, वॉटसन या फिर पावलोव? तो ये बात, ऐसा जो कहने वाले थे, दावा करने वाले थे, वो वॉटसन थे। कौन थे? व्यवहारवादी वॉटसन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 2009 की बात हो रही है, तो 2009 के संबंध में क्या लागू नहीं है? ये निःशक्त बच्चों पर लागू है क्या? बिल्कुल निःशक्त बच्चों पर लागू होता है। क्या 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों पर? बिल्कुल ये सही है कतल। 14 से 18 वर्ष, जब बात 6 से 14 वर्ष की आ चुकी है तो 14 से 18 वर्ष सामान्य बालकों के लिए ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 6 से 18 वर्ष विकलांग बालकों के लिए होता तो वो फिर भी निःशक्त बालकों के लिए 6 से 18 तक लागू है, लेकिन ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लागू नहीं है। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन गलत आंसर निकल के आएगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आज का। वो क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? तो साइको शब्द शुरू में मैंने बताया था अभी कि आत्मा के रूप में आया था, तो मनोविज्ञान भी है जो स्टार्टिंग में उसके अंदर आत्मा का विषय था। किसका था? मनोविज्ञान एक आत्मा का विषय था। ठीक है, 25वें में 3 नंबर आंसर राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज बिल्कुल मतलब फैक्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चंस कोई सा भी नहीं था आज। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, यह अधिगम की किस श्रेणी में आता है? सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, तो ये क्या है? तो ये अधिगम की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? अधिगम की विशेषता के बारे में बात कर रहा है। अधिगम की विशेषता ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना गया है? प्रश्नोत्तर विधि बहुत बार बता चुका हूँ, सुकरात। कौन है? सुकरात। शिक्षण विधियों में आपके सभी प्रश्नोत्तर विधि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर है, और प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक है वो सुकरात को माना गया है। अच्छे से याद रख लेना, प्रश्नोत्तर विधि के जनक पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए पहले भी, और भी आने की संभावनाएं हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन है। और शिक्षण विधियों की सारी क्लासें मैं आपको शिक्षण विधियाँ सभी सब्जेक्ट्स की क्लियर करवा दूंगा क्लासों से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है की बात कर रहा है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो शिक्षण ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होता है। लेकिन अज्ञात से ज्ञात की ओर कभी भी शिक्षण का सूत्र नहीं कहता है कि अज्ञात से ज्ञात। अज्ञात से ज्ञात कैसे होता है? जो चीजें पहले अपने को ज्ञात है ना, वहां से ही शुरू करेंगे, पूर्व ज्ञान से ही तो शुरू होता है अधिगम। ठीक है, फिर अज्ञात की ओर चलते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर ये होता है। लेकिन इसने ऑप्शन में दिया अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। विकास के संबंध में यह परिभाषा किसने दी कि विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है? क्या हरलोग ने, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या फिर मुनरो? तो ये जो परिभाषा है इम्पोर्टेंट और मोस्ट परिभाषा है, ये हरलोग ने दी थी विकास के संबंध में। और हरलोग की परिभाषा काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर आ गई है। हरलोग ने 2 से 3 परिभाषाएं दी थी, ठीक है, विकास के संबंध में। तो एक दी थी कि भाई व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जो प्रस्फुटित करता है वो विकास है, ऐसा हरलोग ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ हरलोग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए, किसके लिए? मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव कल्याण, जब भी मानव कल्याण समाज की बात आ जाती है तो हमेशा क्या हो जाता है? सामाजिकरण, सोशलाइजेशन हो जाएगा, सामाजिकरण। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपके 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। ये भाषा विकास के अंदर नहीं आता है, व्यक्तिगत मूल्य में भी नहीं आएगा। सामाजिक परिपक्वता ये अलग चीज होता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ जो मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार सीख रहा है वो तो सामाजिकरण है। क्या है? सामाजिकरण। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, कल वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने बता दिया है, बौद्धिक कामकाज में कमी है। ठीक है, ये थी आज की क्लास, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और कैसी लगी क्लास सभी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको जो भी आपकी सूचनाएं होती हैं डायरेक्टली वहाँ प्रस्तुत कर दी जाती है। छोटी छोटी सूचनाओं के लिए बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाए जाते और डायरेक्ट वहाँ पे प्रेषित कर दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, दोनों पर आप ज्वाइन कीजिए। और वहाँ डेली 10 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है सीरीज भी चलाई जाती है, मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी एक बार अपने अनुभव शेयर करें, और इस क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 30 में से, वो लिख के आप ज़रूर बताइएगा मेरे को। ठीक है, मिलते हैं वापस कल, तब तक के लिए धन्यवाद।